हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स एग्जाम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा वेटेज है और इस पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये लेक्चर करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। आप हर क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स पे हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन भी वही करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पहले आए हुए। तो पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें एक साथ ही बता दूंगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस वन शॉट के अंदर आप अच्छे से अपना ये चैप्टर कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे और उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आ जाता है। एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा की भी हम बात करेंगे। तो सबसे और इन तीन चीज़ों पे ही अपने क्वेश्चन बनते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं रेट ऑफ चेंज के। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम रेट ऑफ चेंज के। और रेट ऑफ चेंज के अंदर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है। कोई सर्कल है, उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है। कह रहा है किस हिसाब से इंक्रीज कर रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ये चेंज समझो। चेंज जो हम पढ़ते डिफरेंशिएशन में होता है क्या है? मान लो आपका दोस्त है, वो टाइम के हिसाब से बदल जाए तो उसको बोलते हैं डी दोस्त बाई डी टी। मतलब टाइम के हिसाब से दोस्त चेंज हुआ तो उसको डी दोस्त बाई डी टी बोलते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो ये चेंज वाला मामला है, ये हर जगह लगता है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो डी मौसम बाई डी टी। तो इस चेंज से बिल्कुल हमें नहीं घबराना है। तो यहाँ पे भी इसने कुछ इसी तरह की बात की है कि वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मीन्स चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम के हिसाब से रेडियस इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपका जो रेडियस है सर्कल का, मान लेता हूं मैं आर है, वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है। कितना? 3। इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ प्लस लूंगा। और यार डिक्रीज बोल देता तो मैं यहाँ पे क्या लेता? माइनस। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, मैं हर लाइन पढ़ूंगा, उसका मतलब लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगली लाइन, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जब सर्कल की रेडियस 2 होगी, जब सर्कल की रेडियस 2 होगी उस टाइम आपको एरिया, इट्स एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, उस टाइम उसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। जिस टाइम रेडियस 2 होगी उस टाइम एरिया क्या होगा, एरिया में क्या चेंज होगा ये आपको बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल को मैं ए मान के और लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर। इसमें चेंज बताना है। दोस्त में चेंज मतलब डी दोस्त बाई डी टी। एरिया में चेंज मतलब डी ए बाई डी टी। और डी ए बाई डी टी कब बताना है? जब आर आपका 2। बात खत्म। बस फटाफट से वैल्यू भरेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डी ए बाई डी टी निकाल के आर 2 भर देंगे। तो डी ए बाई डी टी फाइन करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का आएगा 2r, फिर आएगा डी आर बाई डी टी। अब हम डी ए बाई डी टी के अंदर आर की वैल्यू 2 भर देंगे, रेट ऑफ चेंज इन एरिया आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ मैं 2 भर दूंगा और डी आर बाई डी टी दिया है वो भी भर दूंगा और आपका आंसर बन के तैयार। बस। तो यहाँ पे पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह मैं 2 भरने वाला हूँ, क्योंकि जब रेडियस 2 हो तब रेट ऑफ चेंज पूछा था। और डी आर बाई डी टी की जगह मैं 3 भरने वाला हूँ। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन, कैलकुलस वाला पार्ट में नहीं कराऊंगा। कैलकुलेट तुम खुद करोगे, ये पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कर लेना। मैं यूनिट वगैरह सब बता दूंगा, बाकी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे। ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बेसिक कर भी लोगे। 4 3 12, 12 पाई आएगा। ठीक है, 12 पाई आएगा। और एरिया है तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये वाला पोर्शन तुम संभालोगे, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा अब मैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया में चेंज बताना है रेडियस के रेस्पेक्ट में। जैसे दोस्त में चेंज डी दोस्त बाई डी टी, टाइम के हिसाब से दोस्त चेंज मतलब डी दोस्त बाई डी टी। एरिया में चेंज बताना है रेस्पेक्ट रेडियस के। दोस्त में चेंज था टाइम के हिसाब से, एरिया में चेंज रेडियस के हिसाब से बताना है जब आर कितनी हो 3। ये बात निकालनी है। एरिया किसका? सर्कल का। एरिया किसका? सर्कल का। तो यहाँ पे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों को अच्छे से पता होता है, बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पे मैं डी ए बाई डी आर निकालूंगा फटाफट से, और जो आया अपना पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और यहाँ पे हम डी ए बाई डी आर के अंदर आर 3 भर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आर की जगह 3 भर दूंगा तो मैं ये 6 पाई आ जाएगा, और एरिया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। इस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, और ये क्वेश्चन हम बढ़िया ढंग से एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का अगला क्वेश्चन, मैं कई सारे क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज के लेके आया हूँ, आपका क्वेश्चन पक्का इनमें से एग्जाम में मिल ही जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मेरे हिसाब से क्यूब हर बच्चा जानता होगा। क्यूब कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है क्यूब, हर बच्चा जानता होगा। इसमें ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से। कितना? 6 चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा? तो सरफेस एरिया क्यूब का एस लिख लो, जो भी बात आपको मिले वो लिख लो फटाफट, बस बाद में उस पर काम करो। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6a स्क्वायर। अगर इसकी एज क्या है? a है, ठीक है, क्योंकि क्यूब के पास 6 स्क्वायर होते हैं और एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर सरफेस एरिया होगा। तो इसमें इंक्रीज पूछ रहा है जब लेंथ ऑफ एज कितनी हो? 8, मतलब a की वैल्यू 8 हो, तो इसमें चेंज पूछ रहा है। कर देंगे फटाफट। सीधी सी बात, ये वॉल्यूम टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, इंक्रीज ही पूछ रहा है वो भी। तो ds बाई डी टी यहाँ पे करना है हमें, टाइम के हिसाब से सरफेस एरिया में क्या चेंज, जो क्या होगा 12a, क्या होगा 12a डी ए बाई डी टी। ये बात ध्यान देनी है, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी आएगा। 1 मत कर देना कभी, 2a करके छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे डी एस बाई डी टी के अंदर मैं a भर दूंगा पहले तो 12 इंटू 8। अब कमी रह गई डी ए बाई डी टी की। तो इन क्वेश्चंस में हमें हमेशा क्या करना होता है कि जिस चीज़ की जहाँ रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ वहाँ लेके आओ। ऐसा नहीं कि शुरू में हम ध्यान कर इसमें ये आएगा वो आएगा, नो। आप क्वेश्चन मैथ्स का लगाओ, जहाँ आपको लगे कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी समय उस चीज़ को खोजना शुरू कर दो। आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ठीक है। अब मैं डी ए बाई डी टी की जरूरत है वो लेके आ रहा हूँ। तो देखो अभी तक मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, तो इसको सोल्व करूंगा, डी ए बाई डी टी यहाँ मिलेगा। तो क्या मैं वॉल्यूम जानता हूँ अच्छे से क्यूब का? बिल्कुल, ए क्यूब। क्या मैं यहाँ डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ? हाँ। तो v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी, और इधर और 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। यहाँ पे मैं डी वी बाई डी टी की वैल्यू भर दूंगा 6। 3 इंटू ए मेरे पास पहले से मौजूद है 8 का स्क्वायर लिख दूंगा, इंटू में डी ए बाई डी टी। यहाँ से डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगी 6/3 इंटू 64, और ये वैल्यू हम यहाँ पटक देंगे
और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई खुद करोगे, मैंने पहले बता दिया था, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करोगे। हाँ, यूनिट में बता देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है, एरिया में स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, एंड लेंथ में आपका सिंपल पावर 1 के साथ आता है। तो इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आप संभालोगे, बाकी कॉन्सेप्ट मैं सारे अच्छे से क्लियर आपको करा दूँ। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है, फिर से क्यूब की कहानी है। एक क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है टाइम के हिसाब से, है ना। अभी बता रहा, वॉल्यूम बदल रहा है टाइम के हिसाब से, मौसम बदल रहा है टाइम के हिसाब से, डी मौसम बाई डी टी, वॉल्यूम बदल रहा है टाइम के हिसाब से, डी वी बाई डी टी, इंक्रीज कर रहा है कितना, 9। इंक्रीज कर रहा है तो मैं प्लस यूज करूंगा, और डिक्रीज करेगा तो मैं क्या यूज करूंगा, माइनस। ये बात आपको ध्यान देनी, ठीक है। वॉल्यूम बदल रहा है टाइम के हिसाब। आगे बढ़ता हूं, हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज इन 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्या पिछले जैसा तो नहीं है? नो, पिछले जैसा है, पिछला क्वेश्चन नहीं, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। आप ये आराम से कर सकते हो चाहो तो डीवी बाई डी टी नो दिया है। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब की बार ए 10 दे दिया और सरफेस एरिया में चेंज पूछ लिया। मतलब यहाँ सरफेस एरिया की बात करें तो फिर से वही कहानी, 6a स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है तो डी एस बाई डी टी कितना आएगा, 12a इंटू डी ए बाई डी टी। पावर आगे, पावर में से एक कम, और फिर ए का डी ए बाई डी टी। फिर से वो कहानी, मैं यहाँ पे मेरे पास फिलहाल ए है तो ए तो भर ही देता हूँ, 12 इंटू 10 डी ए बाई डी टी। अब मेरे पास डी ए बाई डी टी नहीं है तो मैं फिर से इस चीज़ के पास आ जाता हूँ और इससे डी ए बाई डी टी की डिमांड करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अब तक सोल्व नहीं की। तो v क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, डी वी बाई डी टी क्या होगा, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। हर बच्चे को पता होगा, छोटे मोटे डिफ्रेंशिएशन है, कोई भारी भरकम डेरिवेटिव नहीं है। डी वी बाई डी टी आपका 9 है, इंटू में 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए मैं यहाँ भी भर लेता हूँ, 100 आ जाएगा, इंटू डी ए बाई डी टी। और ये डी ए बाई डी टी मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पटक दूंगा, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी 9 अपॉन में 3 इंटू 100। जिस वैल्यू को मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ लग के, तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, और डी ए बाई डी टी की जगह लिख रहा हूँ 9 अपॉन 3 इंटू 100, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस मैंने इसको वैसे ही सॉल्व करा दिया, और ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल। एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ रहा है, एरिया रेक्टेंगल का बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल की लंबाई में L मान लेता हूं और चौड़ाई B। उसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब बदल रहा है, सीधी सी बात ये है। मौसम बदल रहा है, डी मौसम बाई डी टी। एरिया बदल रहा है टाइम के हिसाब से, कितना बदल रहा है, 48। ये लिख लिया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो देखो इस तरह की चीज कैसे लिखनी है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो पूरी लाइन पढ़नी है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहां तक पढ़ के आपको क्या समझ में आया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब L। इज, जहां भी इज आता है ऐसे क्वेश्चन में वहां इक्वल लगा दिया करो। ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का क्या कर दो, स्क्वायर। ये चीज यहां पे दी है, और जैसे मैंने बताया वैसे लिखोगे दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसको पढ़ने का तरीका होता है, लेंथ बोला, लेंथ लिखा, इज मतलब जहां भी इज आए वहां इक्वल लिख दे, फिर बोला स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ का क्या कर दे, स्क्वायर। उसके आगे बढ़ता हूं मैं, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट इंस्टेंट। आपको लेंथ के अंदर रेट ऑफ चेंज बताना है जब आपकी लेंथ कितनी हो, 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूरा डाटा पहले आप अच्छे से लिख लेंगे बढ़िया तरीके से,
और उसके बाद आप सोचेंगे कि बताना क्या है, ठीक है। और उन चीज़ों का यूज करके आप वो चीज़ जो बतानी है उसको सॉल्व कर देंगे। एट व्हाट रेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, है ना, लेंथ में चेंज बताना है, डी एल बाई डी टी बताना है, क्योंकि एरिया में चेंज टाइम के हिसाब से हो रहा है तो लेंथ भी टाइम के हिसाब से बदलेगी। और जब एल इतना हो, जब एल इतना हो, आपको डी एल बाई डी टी बताना है, ठीक है। अच्छा, डी एल बाई डी टी बताना है तो हमें सीधी सी बात इसका डेरिवेटिव करना है, इसका यही देगा डी एल बाई डी टी, तो इसका डेरिवेटिव करो। डी एल बाई डी टी कितना आएगा, टू बी इंटू डी बी बाई डी टी, टू बी इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है। अब अपने पास b नहीं है, डी बी बाई डी टी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ लानी है, b और डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो अभी तक मैंने इस चीज़ को सोल्व नहीं किया है, एक चीज़ ऊपर भी है, ये रही। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, कोई सा भी रिलेशन आपस में सोल्व कर सकते हो, मैं इसको भी सोल्व करना शुरू कर देता हूँ, ये भी कुछ ना कुछ देगा। ए क्या है, एल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल बी। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ बोथ साइड, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ ना करके, ये चीज़ ना करके ये थोड़ा रायता फैला देगा। मैं एक काम करता हूँ, ये एल की वैल्यू यहाँ भर लेता हूँ, जो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अपने को मेनली डी एल बाई डी टी निकालना, एट व्हाट रेट एज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। तो अपने को डी एल बाई डी टी निकाल, तो मैं सारी चीज़ें एल में बदल लेता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें किस में बदल लेता हूँ, एल में। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, बी की वैल्यू निकालूंगा जो क्या आएगी, रूट एल, बी की वैल्यू निकालूंगा जो क्या आएगी, रूट एल, जिसको मैं क्या लिख लेता हूँ, एल इंटू रूट एल, और जिसको फाइनल लिख सकते हैं एल की पावर 3/2 बेस सेम पावर है। अब मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, अब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे, और पावर में से एक कम, 3/2 में से एक कम, और फिर एल का डी एल बाई डी टी, और चाहिए भी अपने को डी एल बाई डी टी, सीधी सी बात ये। अब हम अपनी वैल्यू ला के यहाँ भरेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। डी ए बाई डी टी कितना दिया है, 48 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एल की पावर कितनी आ जाएगी, दो एल से हम लोगे तो हाफ, डी एल बाई डी टी। और आप यहाँ से डी एल बाई डी टी को देख पा रहे होंगे, 48 तो इधर ही है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, नीचे एल की पावर 1/2 आ जाएगा। और फाइनल ये एल की वैल्यू यहाँ रख लेना, फाइनल ये एल की वैल्यू यहाँ रख देना, तो आ जाएगा 48 इंटू 2/3, नीचे इंटू में 4.5 की पावर हाफ, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में पूछा है, जब ब्रेड्थ कितनी हो, 4.5। अच्छा, ब्रेड्थ 4.5 थी, यहाँ बेटा गड़बड़ हो गया अपने से, यहाँ ब्रेड्थ कितना दिया था, 4.5। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लेता हूँ, बढ़िया से, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, या ब्रेड्थ बोला था, मैं इसको समझ गया लेंथ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को अगेन दोबारा से करते फटाफट से, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन मन में तो मेरे कन्फ्यूजन चल रहा था, ये हो क्या रहा है, बट इसमें देखा कि लेंथ नहीं दिया, ब्रेड्थ दिया है, ये सारा कन्फ्यूजन यहाँ से हुआ है। एक बार इसको फिर से अगेन कर लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसमें बोला गया था एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 48 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया मान लेता हूँ, ये लेंथ एल मान लेता हूँ, ब्रेड्थ बी मान लेता हूँ, एरिया होगा एल बी, ठीक है। एरिया लिख लेता हूँ पहले, एल बी। उसने बोला है कि ये इंक्रीज कर रहा है टाइम के हिसाब से, मतलब डी ए बाई डी टी दिया है उन्होंने, कितना, 48। उसके आगे बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब इक्वल स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एट व्हाट रेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग, मतलब आपको डी एल बाई डी टी निकालना है, डी एल बाई डी टी निकालना है, जब ब्रेड्थ कितना हो, जब ब्रेड्थ कितना हो, 4.5 सेंटीमीटर। काफी बढ़िया क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखें, ठीक है।
dl/dt निकाला। तो मेरे को फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ समझ में आ रही है वो इतनी आ रही है कि यहाँ पे जो ये a दिया है, यहाँ पे जो a दिया है उसका मैं dA/dt करके कुछ न कुछ तो लेके आ ही सकता हूँ। बाकी dl/dt चाहिए, वहाँ डेरिवेटिव होगा तो dl/dt भी मिलेगा। और उससे बढ़िया क्या होगा, dl/dt अगर तेरे को बहुत अच्छे से चाहिए तो क्या काम कर, ये जो आपके पास बी स्क्वायर है, क्या है ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर वहाँ पे आप भर लो बी निकाल के यहाँ से। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, √L, वहाँ भर लो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इंटू √L, जिसको तुम क्या कह सकते हो, L की पावर 3/2। अब हम यहाँ शुरू कर देते हैं dA/dt, जिसमें dl/dt तैयार हो जाएगा। dA/dt क्या आएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, L का dl/dt। तो यहाँ से dA/dt इज इक्वल टू 3/2, L की पावर हाफ आ जाएगी इंटू dl/dt। ठीक है, और यहाँ से dA/dt आप भर सकते हो, 48 दे रखा है तो 48 लिख दिया, और ये 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में आ जाएगा, इंटू L की पावर हाफ आ जाएगा, उधर आ जाएगा dl/dt। अब कुल मिला के हमें यहाँ पे L की वैल्यू लानी है, किसी भी हाल में L की वैल्यू लानी है। तो यहाँ B भर दो, L आ जाएगा, यहाँ B भर दो, L आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर, और ये L आप यहाँ भर दो, आपके पास dl/dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dl/dt। और रेट ऑफ चेंज लेंथ में ही आपको निकालना था जब ब्रेड्थ इतनी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन जो बहुत प्यारा क्वेश्चन, लैडर का क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से आ रहा है ना, बीच बीच में रिपीट होता रहता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो 13 मीटर लंबी है और एक दीवार के साथ लगी हुई है। ये कोई दीवार है और ये कोई सीढ़ी है और ये जमीन है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के साथ लगी हुई है। और ये कह रहा है जब सीढ़ी का जो पैर है वो फिसलेगा, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, फिसल रहा है ग्राउंड से, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये सीढ़ी ऐसे फिसल रही है। मतलब ये अगर तू x मान लेगा तो इसमें रेट चेंज दिया, मतलब फिसल रही है, मतलब ये बदल रहा है। और बदलती हुई चीज को मैं बार बार कह रहा हूँ डेरिवेटिव से लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि dx/dt कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, उसकी हाइट में क्या चेंज होगा। देखिए ये सीढ़ी ऐसे फिसलेगी तो ये चीज तो, सीढ़ी का बॉटम तो इधर आएगा और ये वॉल के साथ टकती हुई ऐसे नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी। तो रेट ऑफ चेंज हाइट में पूछ रहा है, किसमें रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, हाइट में। हाइट किस हिसाब से डिक्रीज करेगी, जब उसके फुट, लैडर के फुट 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल होंगे। मतलब यहाँ x की वैल्यू जब 5 होगी तब हाइट में क्या बदलाव हो रहा होगा, ये पूछा है। x जब 5 होगा तो हाइट में क्या बदलाव हो रहा होगा, ये चीज यहाँ पे वो अपने से पूछ रहा है। ये बात अपने को अच्छे से ध्यान देनी। कुल मिला के अपने से हाइट में बदलाव पूछा है, मतलब dh/dt अपने से पूछा है। ठीक है, dh/dt पूछा। देखो इसमें एरिया भी नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दे रहा। इसमें सिर्फ आपको डाटा दिया है, सीडी दी है, वॉल दी है, जमीन दी है, जमीन पे रेट ऑफ चेंज दिया है। और ये कह रहा है जमीन वॉल से जब कितनी, सीडी का बॉटम वॉल से इतना दूर होगा तब हाइट में बदलाव पूछा है। ठीक है, तो देखो खुद सोचना है अपने को। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है साफ, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल आते ही एच में कोई ना कोई आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा और फिर डेरिवेटिव करके dh/dt हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बेटा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैं काम यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और अब यहाँ हमारी शुरुआत हो सकती है, हम कहीं ना कहीं अब रेट ऑफ चेंज dh/dt निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सीधा dh/dt की तरफ बढ़ता हूँ। 13 का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेगा तो 0, इसका करेगा तो 2h dh/dt, 2h dh/dt। ठीक है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x dx/dt, 2x dx/dt। अब मैं थोड़ा और सोल्व करता हूं।
तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इसको इधर पटक दो, -2 dx/dt, ठीक है, x भी आएगा साथ, 2x dx/dt इधर ले आया मैं, तो डिवाइड में कौन गया 2h, 2 से 2 काट दो, तो यहाँ dh/dt अपने पास फाइनल है -x dx/dt अपॉन h। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, कुछ वैल्यूज मेरे पास पड़ी है वो वैल्यू भर सकता हूँ, मेरे पास dx/dt पड़ा है वो भर सकता हूँ बिल्कुल अच्छे से, और x पड़ा है वो भर सकता हूँ। x की वैल्यू 5 है, dx/dt की वैल्यू 2 है, अपॉन h और चाहिए। अब देखो h और चाहिए तो h भी तुम आराम से ला सकते हो। h लाने के लिए उस इक्वेशन का एक बार फिर से यूज कर दो या फिर से पाइथागोरस लगा लो। जब x 5 है तब h चाहिए, सीधी सी बात है। तो x 5 भर दे तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां से आपके h की वैल्यू आराम से आ जाएगी, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू 169 में से 25 गया तो 144, जो h की वैल्यू 12 देगा। अब ये h 12 भर देना, ये आपका रेट ऑफ चेंज, इसको कैलकुलेट कर लेना। रेट ऑफ चेंज किस में आ गया, वॉल में, वॉल के हाइट में रेट ऑफ चेंज आ गया। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आते हैं और 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, ठीक है, 2025 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हम ध्यान से देखते हैं। एक बार देख लेता हूँ, स्क्रीन कट तो नहीं रही है, नहीं सही है सब। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दिया है। अब मामला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, ठीक है। अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो कौन सी चीज़ें पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का रूल सब बच्चों को पता होता है, बेसिक सा रूल है, नहीं भी पता तो आप ध्यान कर लो कि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये बात अपने को ध्यान देनी है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। ये बातें अपने को अच्छे से ध्यान देनी। सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, एक ही रूल से सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया अपने को एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और कह रहा है इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आपको इंटरवल निकालना है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा ले लो, x आ जाएगा, वहां पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव कर दो फटाफट, 2x माइनस 4, 6 का 0, 0 या 0 से बड़ा ले लो, 2x ग्रेटर देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है। बेसिक सी बात एकदम, डेरिवेटिव किया 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0 किया, 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, x ग्रेटर देन इक्वल 2 आ गया। फंक्शन इंक्रीजिंग है 2 या 2 से बड़े के लिए। ढूंढो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हटाकर तुम इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ए की वैल्यू पूछना, ए की वैल्यू पूछना, ये सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान से देखेंगे एकदम। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, के एक्स माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस के लिए, है ना, किस इनक्वलिटी के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए है या इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, चारों में से आंसर देना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको, इसके स्टेप ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, ये बात आपको अच्छे से पता ही होगा, जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, है ना। इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो। स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए वहां 0 से बड़ा, और खाली इंक्रीजिंग आ जाए वहां 0 या 0 से बड़ा। ये बात आपको ध्यान देनी है बढ़िया से, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो मैं कह रहा हूं फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा,
फंक्शन का डेरिवेटिव करो, के एक्स का तो के आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस आएगा, माइनस ऑलरेडी है, 0 से बड़ा। मैंने सिंपल डेरिवेटिव किया है और उसको 0 से बड़ा रखा है। अब मैं ये कह सकता हूं यार के ग्रेटर देन कोस एक्स होगा, के ग्रेटर देन कोस एक्स होगा, ठीक है। हमें के बताना, मतलब इस इनक्वलिटी को सोल्व करके के बताना है। मैं ये कह रहा हूं के कोस एक्स से बड़ा दिखाना है, के कोस एक्स से बड़ा दिखाना है। अच्छा, अगर मैं कोस की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा के बोल दूं तो ये बता के उससे बड़ा हो जाएगा नहीं। सीधी सी बात, ये ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, यहां जो भी होगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू ले निकाल लेना, सबसे बड़ी वैल्यू, और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी अगर इसको बड़ा बोल देंगे तो ये बताओ ये इससे हमेशा बड़ा होगा या नहीं। यही बात है बस। ये कह रहे के कोस एक्स से बड़ा बताना है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी अगर मैं इसको बड़ा बोल दूं तो ये के इससे हमेशा बड़ा होगा। तो कोस की सबसे बड़ी वैल्यू आप सब बच्चों को पता होगा, बहुत बेसिक बात है। कोस एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 में होता है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। तो मैं ये कह देता हूँ कि के 1 से बड़ा दिखा देता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा दिखा देता हूँ, तो के हमेशा कोस से तो बड़ा ही होगा। तो के ग्रेटर देन 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट है। इस तरह से आपको चीजें करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक फंक्शन दिया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन एक जैसे एक दो लिए, पीछे भी मैंने देखा होगा सेम टाइप के क्वेश्चन लिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन है एफ एक्स ए इंटू एक्स माइनस कोस एक्स, और कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर। ये कह रहा है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन आर। तो आपको बताना है देन ए बिलोंग्स टू, आपको ये बताना है ए किस में बिलोंग करेगा, ए किस में बिलोंग करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वही कहानी सेम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो। खाली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब, सॉरी, खाली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन इक्वल जीरो, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो। बस इतना ध्यान देना, इक्वल नहीं लगाना। तो वही काम शुरू से, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करो। ए तो बाहर ही पड़ा रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, कोस का होता है माइनस साइन, पहले से माइनस है तो प्लस साइन, लेस देन जीरो। अब देख यहां क्या पंगा आ गया, यहां पंगा ये है कि पिछले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था, इस चीज को उठा के इधर पटक दिया था मैंने, और यहां गड़बड़ क्या हो रही है, ये चीज मल्टीप्लाई में पड़ी है, ये चीज कहाँ है, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। हम अगर ये पता कर पाए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक चीज पता कर पाए, दोनों चीज हुआ कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको पता होगा इनक्वलिटी में डिवाइड नहीं करते कभी भी सीधा। अगर आपको पता चल जाए ये पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड, पता चल जाए नेगेटिव है तो डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड। और अगर आप सस्पेंस में हो, पता ना हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कभी भी डिवाइड मत कर देना, ये ध्यान देना, ये रूल याद रखना। तो मैं अगर इसको पता कर लूँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि इसको उधर तो ले जा नहीं पा रहा मैं, डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के लिए इनक्वलिटी में एक चीज मालूम होनी चाहिए, पता चलना चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब हम कर पाते हैं। पॉजिटिव है तो इनक्वलिटी का साइन नहीं बदलता डिवाइड करने पे, नेगेटिव है तो इनक्वलिटी का साइन बदल जाता है डिवाइड करने पे, ये बात हमें अच्छे से पता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो साइन एक्स किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में, हर बच्चे को पता है, बढ़िया से। इसमें एक जोड़ दो तीनों साइड तो ये 0 आएगा, ये 1 जमा साइन एक्स आएगा, इधर 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स किसके बीच में होगा, 0 से 2 के बीच। और 1 प्लस साइन एक्स अगर 0 से 2 के बीच में होगा, 1 प्लस साइन एक्स 0 से 2 के बीच में होगा तो वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चीज से आप दोनों साइड अब डिवाइड करोगे तो इनक्लूडिंग का साइन नहीं बदलेगा, इधर तो ये मैटर ही साफ हो जाएगा, डिवाइड होगा तो इससे ये कट जाएगा, और 0 बाई समथिंग तो 0 आ जाएगा, मतलब ए लेस देन 0 आना चाहिए। ए लेस देन 0 ऑप्शन सी में है, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं,
और इनको आपको अच्छे से टारगेट करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अगर तुम ये करके जाते हो तो मेरा वादा है ये तुम पेपर अच्छा ही करके आओगे। एओडी में तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे हो जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स, आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x इज इंक्रीजिंग बोला है। क्या बोला है? इज इंक्रीजिंग। इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो वही सेम कहानी आप आराम से कर सकते हो। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल 0 ले लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कर 3x² प्लस 3 आएगा, इसका ग्रेटर देन इक्वल 0। और भैया ध्यान से देख, यहां से सोल्व करेगा तो 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, बटे में 3 चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर सकता है, पॉजिटिव है। कह रहा है कि x² ग्रेटर देन इक्वल -1, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कह रहा है कि x² तो सॉरी x² कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल -1, जो सही है ना। हम ये नहीं कह सकते ये गलत है। इक्वल में कह देंगे कि x² -1 के बराबर नहीं है, हम ये कह देंगे। हम ये कह सकते हैं x² -1 से बड़ा है, पर इक्वल नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये बात तो ऑलवेज ट्रू हुई, है ना। मैं चाहूं तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, x² ग्रेटर देन -1 होगा। ये बात सच है भाई, x² तो हमेशा -1 से बड़ा ही होता है, हर x के लिए होता है x² -1 से बड़ा। तो इसका मतलब हर x के लिए होता है, हर x को हम क्या कहते हैं मैथ्स में? रियल नंबर। तो यहाँ आंसर आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा। आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है? एक्स माइनस साइन एक्स, और कह रहा है वो डिक्रीजेज है। वो कह रहा है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू बताओ किस एक्स के लिए डिक्रीज कर रहा है? वैल्यू बताओ किस एक्स के लिए क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा और उसको लेस देन इक्वल 0 लिख दूंगा। लेस देन 0 या लेस देन इक्वल 0 लिख दूं। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स, उसको लेस देन इक्वल 0 ले लेंगे। और यहां से मैं क्या करूंगा? 1 लेस देन इक्वल कॉस एक्स हो जाएगा। और अब ये भाई साहब क्या कह रहा है? एक्स बताओ किस एक्स के लिए डिक्रीज। यहां से एक्स निकालने की सोचूंगा, और एक्स निकालने से पहले कॉमन सेंस लगाऊंगा, देखता हूं यहाँ कॉस एक्स जो है ये कह रहा है कि 1 या 1 से बड़ा है। और तुम खुद बताओ कॉस एक्स क्या कभी आज तक 1 से बड़ा हुआ है? नो। थोड़ी देर पहले मैंने कई बार कॉस एक्स की रेंज लिखी आपके सामने। कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो कॉस एक्स कभी 1 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, और ये गलत हो जाती है इसका मतलब कोई ऐसा एक्स होगा ही नहीं जो इस इनक्वलिटी को क्या करे? सेटिस्फाई, है ना। अगर खाली एक पॉइंट की बात करोगे तो वो यहाँ पे है भी नहीं ऑप्शन में। जैसे मैं मान लूँ 0 की बात करूँ, तो ये कह रहा है कि नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि cos x 1 से बड़ा है। मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? डिक्रीज। तो ये मैंने कंडीशन लगाई थी डिक्रीजेज की, और वहां से मेरे को पता चला एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे नो वैल्यूज ऑफ एक्स, ये टर्म एग्जाम होता था उस टाइम आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो। बढ़िया। डिटरमाइन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है जहां फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। एक्स की वो वैल्यूज बताओ जहां फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं पहले बता देता हूं, हालांकि सीबीएसई आपको डोमेन दे ही देता है, नहीं तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में जो मैंने पीछे भी करा दिया यहाँ भी करा दिया, उनमें डोमेन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेरे को ये स्पेशल एक्स नॉट इक्वल टू -1 देगा, इसलिए एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि इस फंक्शन की डोमेन आप सबको दिख रही होगी, रियल है छोड़कर -1, क्योंकि जिस दिन तुम यहाँ -1 भरोगे एक्स की जगह तो नीचे 0 हो जाएगा। नीचे 0 आना मैथ में मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है। तो -1 नहीं होगा, सब कुछ होगा। ये 25 एग्जाम में आया था 2025 में, इसलिए आपको ध्यान देना अच्छे से ये क्वेश्चन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो कोई मैटर नहीं है, आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है।
फटाफट से डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, u बाई वी मेथड से। नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर, नीचे जो लिखा है वो सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, अब माइनस ऊपर जो लिखा है वो सेम, डेरिवेटिव नीचे वाले का, डी बाई डी एक्स नीचे वाले का। ये काम करना, u बाई वी रूल हर बच्चे को याद रहता है। अब इसको खटाखट मैं सोल्व कर दूंगा थोड़ा सा, फिर मैं कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। x प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे, या x प्लस वन सेम, इसका डेरिवेटिव वन होगा, माइनस एक्स माइनस फोर सेम, इसका डेरिवेटिव वन होगा। और थोड़ा सोल्व करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ से x प्लस वन माइनस एक्स प्लस फोर आ रहा है, नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, x से x उड़ गया, 5 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ही आ गया, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं आपको पता होगा स्टेप, इंटरवल लाने के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का स्टेप मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाता है, सॉरी साथ साथ बता दूंगा सारी। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाता है, फिर जीरो के बराबर रखा जाता है, फिर वहाँ से एक्स निकाले जाते हैं, फिर आपको रियल लाइन खींचनी है, जितना डोमेन है उतनी, ठीक है। जैसे डोमेन कितनी है यहाँ आर माइनस वन, तो मैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, और बीच में जो माइनस वन है वो छोड़ना पड़ेगा अपने को, तो मैं वो छोड़ देता हूँ। ये काम करना है। फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको जीरो के बराबर रख के एक्स निकालने, वो एक्स यहाँ पे लगाने होते हैं, आप सबको पता होगा। और फिर हम इंटरवल्स बनते हैं उनमें डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहां फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव आएगा वहां डिक्रीजिंग वाला केस हम ले लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट बार 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 मैं सेम बात यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखने की कोशिश की, पर यहां तो सब गड़बड़ हो गया। यहां पता चला ये स्क्वायर उठ के उधर गया, तो 5 इज इक्वल टू जीरो आ गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां से कोई एक्स आने को तैयार है ही नहीं। इसका मतलब जो आपका डोमेन था वही आपका पूरा का पूरा इंटरवल है। कोई एक्स नहीं आया रियल लाइन पे, मत आने दो भाई। जो इंटरवल है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी इंटरवल में से आप कुछ भी उठाओगे, वो ले जाके सीधा वहां पुट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो इसमें से कुछ भी ट्राई करो। माइनस वन तो जैसे भर ही नहीं सकते, जैसे आप माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच का भर के देखो। चलो पहले वन भरते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ, नीचे स्क्वायर है, पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। इससे छोटा कुछ भी रखोगे, जैसे माइनस वन रखोगे, अब माइनस वन तो नहीं रख सकते, माइनस वन से इधर का माइनस टू रखोगे तब भी नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव कर देगा, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इधर भी मैटर पॉजिटिव, इधर भी मैटर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है डोमेन के लिए। तो फाइनल आंसर ये होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू सारे रियल छोड़कर माइनस वन, क्योंकि माइनस वन पे तो अपना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, माइनस वन पे तो अपना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये काम अपने को करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो ये हर नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ नंबरिंग दे नहीं रखी, ठीक है। हाँ, कोई 3 नंबर का है, कोई 5 का है, कोई 2 का है, कोई 1 का है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ, है ना। के वाले ए वाले खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, और ये बेसिक है जो अलजेब्रिक, मैंने अभी अभी एक्स के क्वेश्चन कराए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी ले आया हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से हम समझते करते हैं। सबसे पहले बोला है कि शो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स, ये एक फंक्शन दिया है। ये कह रहा है कि शो करो कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो भैया एक ही काम करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ये बताना है। तो एक ही काम करना है, इस इंटरवल के अंदर मैं इसका डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा दूँ। अगर इसका डेरिवेटिव अगर मैं नेगेटिव दिखा दूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस ये काम करना है और अपना क्वेश्चन सोल्व। डेरिवेटिव करते हैं बस फटाफट। डेरिवेटिव है बहुत बेसिक, जो सबको आना चाहिए। नीचे जो लिखा है उसका देखो, इसका तो u बाई वी से होगा, x का सबको पता है माइनस वन होगा, वो मैं लिख दूंगा साइड में। u बाई वी से करते हैं पहले। नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर, नीचे जो लिखा है वो सेम,
डेरिवेटिव ऊपर जो लिखा है उसका, और उससे पहले मैं 16 लिख लेता हूं बाहर, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा बीच बीच में। 16 बाहर लिख लेता हूं, मैं इस मैटर का u बाई वी से डेरिवेटिव कर रहा हूं। नीचे जो लिखा है वो सेम, डेरिवेटिव ऊपर जो लिखा है उसका साइन का, माइनस ऊपर जो लिखा है वो सेम। अब डेरिवेटिव जो नीचे पड़ा है उसका, डेरिवेटिव जो नीचे पड़ा है उसका, और बाहर जाके मैं माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं -1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा और, तो नीचे 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर है, 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर है। 16 बाहर पड़ा है, अंदर 4 प्लस में cos x है, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। माइनस साइन एक्स, यहां 4 का 0 होगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, और एक्स्ट्रा -1 लास्ट में। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं फटाफट। 16 बाहर है, अब मैं अंदर अंदर इस मटेरियल को सोल्व करूंगा। देख, 4 cos x आ जाएगा, cos अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos x की cos से करेगा तो cos स्क्वायर x आएगा, माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर x बनेगा, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर, और साथ में आएगा -1। अब मैं यहां दो काम एक साथ करूंगा। चल मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूं। 16 4 cos x, आप सब देख पा रहे होंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और नीचे मैंने लिख दिया 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, मैं कलर बदलता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं यहां पे एलसीएम भी लेऊंगा, 16 के अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये ध्यान देंगे। एलसीएम क्या है? 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर, 16 के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 64 cos x प्लस में 16, माइनस, आपको पता होगा सबको, ये एलसीएम लेने के बाद उधर भी चला जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर खोल भी देता हूं साथ साथ, ए स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज आ जाएगी। माइनस अंदर भेज रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो, माइनस अंदर भेजूंगा तो 64 cos x माइनस 8 cos x, 56 cos x, 16 से 16 कट जाएगा, माइनस अंदर जाने पे बचेगा ओनली क्या? माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम हमें यहां तक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे मैं cos x कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बच गया 56 माइनस cos x, और नीचे आएगा 4 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब जो बात बता रहा हूं उस पे फोकस करना एकदम अच्छे से। मैंने इसको कुछ इस तरह से सोल्व कर दिया कि ये बहुत कमजोर हो गया, और बहुत कमजोर चीज को हम पॉजिटिव नेगेटिव आराम से बता सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने इस पूरी चीज को फैक्टर फॉर्मेट में अच्छे से बदल दिया। देख, अब ये इंटरवल पकड़, इंटरवल जो है π/2 से पाई है, जिसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुम बताओ, कोई भी चीज, देखो नीचे स्क्वायर है, नीचे ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं, हर बच्चा बता सकता है, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहा है। और यहां देख, cos x -1 से 1 के बीच में लाई करता है, 56 में से अगर -1 से 1 के बीच का कुछ भी घटाएगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बस एक चीज रहेगी, cos x, और cos x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पूरी चीज आपकी नेगेटिव आ गई, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। पेपर चेक करने वाला टीचर आराम से समझ जाएगा कि भाई ये बच्चे ने इस चीज को प्रूव कर दिया, क्योंकि नेगेटिव दिखा दिया तुमने, सेकंड डेरिवे सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा दिया, तो फंक्शन तेरा क्या हो गया? डिक्रीज। तो यहाँ इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास। अब एक टॉपिक और बचता है, एओडी का मैक्सिमा एंड मिनिमा,
और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो ये टॉपिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज, तो मैं अगला ही टॉपिक जल्दी लेके आने वाला हूँ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ, एक वीडियो उसकी और बना दूंगा सेपरेट बढ़िया से।